बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT रेस्क्यू 1122 का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 25 मई 2025 को CTS सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस ने मुनक्किद किया था। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आप इस पेपर का पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेपर का पार्ट 1 देख सकते हैं। और आज तक जितने भी रेस्क्यू 1122 के EMT के पेपर्स हो चुके हैं वो भी आपको उसी लिंक से मिलेंगे जो इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीवर्स, यहाँ पर आप लोगों से एक शिकायत है कि हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए ये पेपर सॉल्व करते हैं, इतना ज़्यादा टाइम इस पर लगता है, इतनी ज़्यादा मेहनत होती है, लेकिन आपकी तरफ से हमें किसी किस्म का कोई रेस्पॉन्स नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रेस्क्यू में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं तकरीबन 95% कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे टेस्ट प्लेटफॉर्म से जाते हैं। कोई कैंडिडेट हमारे नोट्स हमारी गाइड से तैयारी करता है, कोई हमारे टेस्ट यूट्यूब चैनल से तैयारी करता है, कोई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करता है, कोई टेस्ट मोबाइल ऐप से तैयारी करता है। किसी ना किसी वाया से वो टेस्ट एकेडमी के प्लेटफॉर्म से होकर गुजरते हैं, लेकिन फीडबैक हमें बहुत कम कैंडिडेट्स का मिलता है। इसलिए जो भी कैंडिडेट कामयाब हुआ करे तो हमें आपकी तरफ से सिर्फ यही चाहिए होता है, फीडबैक यही चाहिए होती है कि आप हमें एक वीडियो मैसेज बनाकर भेजें जिस तरह से आपने हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी की, आपको यहाँ से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। इस तरह का 1 मिनट का, मैक्सिमम 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, जितना इजीली आप बना सकें हमें वीडियो फीडबैक बनाकर ज़रूर भेजा करें। चलते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज का जो पार्ट है ये भी मोस्ट इंटरेस्टिंग है। इस पार्ट में भी आपको और मुझे खुद भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, आपको भी इंशाल्लाह यहाँ से अच्छी खासी लर्निंग होगी। क्वेश्चन नंबर 21 है। इससे पहले के 20 MCQs आपका पार्ट में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन इज नॉट अ कॉज ऑफ प्रीनेटल मोर्टेलिटी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो प्रीनेटल मोर्टेलिटी की वजह नहीं हो सकता। वीवर, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि प्रीनेटल मोर्टेलिटी होता क्या है। वीवर्स, यहाँ पर ये होता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको फीटस कहा जाता है। उसके जब वो पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसको न्यू बॉर्न बेबी कहा जाता है। लेकिन उसके पैदा होने से पहले ही फीटस की डेथ हो जाना प्रीनेटल मोर्टेलिटी कहलाता है। यहाँ पर जो तीनों ऑप्शंस हैं इनमें A, B, C ये सही नहीं है। वैक्सीनेशन पे हमने टिक किया है। वीवर, ये जो हाई ब्लड प्रेशर है या सेप्सिस है या फिर बर्थ इंजरी है, ये तमाम ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से फीटस की डेथ हो सकती है, प्रीनेटल मोर्टेलिटी हो सकती है। लेकिन वैक्सीनेशन जो है ये एक ऐसा अमल है, इसमें प्रीनेटल मोर्टेलिटी नहीं होती, बल्कि इसमें बीमारियों से हिफाजत होती है। इसमें माँ और बच्चे दोनों की सेहत है। वीवर्स, आपने आने वाले पेपर्स में जो मेन क्वेश्चन है ये भी आपने तैयार करना है, ये वाला। और ये जो शॉर्ट डिटेल आपकी मालूमात में इजाफा के लिए दी गई है इसको भी ख़ास तौर पर तैयार किया करें, क्योंकि अक्सर औकात जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसके पास आपका पेपर मौजूद होता है, वो ये क्वेश्चन देखता है कि इस कैंडिडेट ने यहाँ पर वैक्सीनेशन पे टिक किया है। वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि आप प्रैक्टिकल प्रोफेशनल हैं या नहीं है, वो आपसे पूछ सकता है कि आपने वैक्सीनेशन पे क्यों टिक किया, आपने बर्थ इंजरी पे टिक क्यों नहीं किया, आपने सेप्सिस पे क्यों टिक नहीं किया, हाई ब्लड प्रेशर पे टिक क्यों नहीं किया। अगर आपने हमारे वीडियोस में से या हमारे नोट्स में से इस शॉर्ट डिटेल को तैयार किया हुआ होगा तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकते हैं और आपकी डिफेंडिंग पोजीशन ही आपको रेस्क्यू 1122 में सिलेक्ट करवा सकती है। अगर आप अपने क्वेश्चंस का, अपने आंसर्स का डिफेंड नहीं कर सकते तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन मैनेजिंग अ ट्रॉमा पेशेंट। एक ट्रॉमा पेशेंट है, उसके लिए जो प्रायोरिटी है वो क्या होगी। इन तीनों चारों में ऑप्शन डी ठीक है। व्यूवर्स, यहाँ पर A, B, C लिखा हुआ है।
आपने अगर कोई ट्रॉमा का पेशेंट जो है वो पिक करना है या किसी इमरजेंसी पे आप जाते हैं, वहाँ पे ट्रॉमा का पेशेंट है, तो आप उसका ABC चेक करेंगे। ABC मीन एयरवे चेक करेंगे, एयरवे ब्लॉकेज तो नहीं है, उसमें कोई लिक्विड तो नहीं है, उसको सांस लेने में मसला तो नहीं हो रहा, उसकी सर्कुलेशन चेक करेंगे। व्यूवर्स, ये हमारी SOPs हैं। लेकिन अगर आप लेटेस्ट SOPs की तरफ जाएं तो यहाँ पर तो ABC लिखा हुआ है। ABC ये एक फार्मूला है, बड़ा फेमस फार्मूला है अक्सर पेपर्स में और इंटरव्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है जी। ABC स्टैंड्स फॉर, ABC स्टैंड्स फॉर A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग एंड C फॉर सर्कुलेशन। लेकिन लेटेस्ट जो SOPs आ रहे हैं उसमें ABCDE तक आ रहा है। यहाँ पर E हमने भी नहीं लिखा, लेकिन नोट्स में शामिल करते वक्त यहाँ पर ABCDE हम कर देंगे। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन, D फॉर डिसेबिलिटी, E फॉर एक्सपोजर। सर्कुलेशन तक तो आपको पता है, आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर डी है, इसमें डिसेबिलिटी चेक करेंगे कि जो पेशेंट है ट्रॉमा का उसे कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। उसके बाद ई फॉर एक्सपोजर, एक्सपोजर में उसका पूरे बॉडी का आप चेकअप करेंगे, कोई और इशू, कोई और मसला, कोई और चोट वगैरह इस तरह का कोई डिसऑर्डर आप वहाँ से सर्च आउट करेंगे। ये न्यू SOPs हैं, लेकिन आपने ABC तक तो लाजमी याद करना है। फर्दर आपका इंटरेस्ट है ABCDE तक आप इसे ले जाएं। लेकिन अगर आप सिलेक्ट होंगे, इंशाल्लाह अल्लाह आप तमाम लोगों को सिलेक्ट करे। सिलेक्ट होने के बाद एकेडमी में आपको लेटेस्ट जो SOPs है वही करवाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 23, विच कंडीशन इज अ कॉन्ट्रोडिक्शन फॉर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इन स्ट्रोक पेशेंट। स्ट्रोक का जो पेशेंट होता है उसमें इन तीनों चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जो सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन A सही नहीं है, हाइपरटेंशन। ऑप्शन A यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वीवर, सबसे पहले तो आपको पता हो कि थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी होती क्या है। यहाँ पर नोट कर लें, थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी जो है उसको इस तरह से TPA लिखा जाता है। जब भी कोई डॉक्टर मेडिकेशन करेगा तो TPA लिखेगा। थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी ऐसी थेरापी होती है, ये फालिज का इलाज करने से रिलेटेड है। इसमें ये होता है कि अगर कोई ब्लड क्लॉट है तो उस क्लॉट को डिसॉल्व किया जाता है इस थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी में। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो अगर आप उसकी ये थेरापी करेंगे तो उसकी तो ब्लीडिंग मज़ीद बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ब्लीडिंग बढ़ने का ख़तरा होगा। तो यहाँ पर हाइपरटेंशन का जो पेशेंट है, हाइपरटेंशन का, उसको थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी देते हुए इंतहाई एहतियात का मुजाहरा आपने करना है। और थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी आपने सिर्फ उसी पेशेंट को देनी है जिसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। क्वेश्चन नंबर 24, गैस लीक एक्सीडेंट कैन ओनली बी डील विद बाय। जो गैस लीकेज एक्सीडेंट होता है उसमें हमेशा प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ किए जाते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स आप यूज़ करेंगे तो तभी आप उसे अच्छे तरीके से इमरजेंसी को डील कर सकेंगे। गैस लीकेज में आप ये करेंगे कि फौरी तौर पर आप जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ से बाहर निकलें, वेंटिलेशन का आप प्रॉपर वहाँ पर अरेंज करें। गैस की सप्लाई जो है उसको आपने कट ऑफ करना है और फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 या जो भी इमरजेंसी सर्विस है आपके मुतलका इलाके में आपने उसे कॉल करना है। व्यूअर्स, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन ABCD तीनों जो है वो यूज़फुल है। चारों यूज़फुल हैं। चारों में से किसी पर भी अगर टिक किया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक होगा। लेकिन अगर आप इनमें से किसी एक को चूज़ करना चाहें, किसी एक को आपने चूज़ करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन C जो है ये ज़्यादा सूटेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 25, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज। विटामिन B12 की कमी की वजह से एनीमिया बीमारी लाक हो सकती है। वीवर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड है। ऑलमोस्ट 95% पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता है एनीमिया से रिलेटेड। डिफरेंट वर्डिंग होती है लेकिन सेम क्वेश्चन है। एनीमिया जो है इसमें ये मसला होता है कि रेड ब्लड सेल जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और एट द एंड वो ख़त्म हो सकते हैं अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 जो है ये एनीमिया की वजह भी बन सकता है। टिंगलिंग और नमनेस इन हैंड्स एंड फीट की वजह भी बन सकता है। बीमारी
की वजह से जब रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे तो मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, आपकी स्किन जो है वो पेल या येलो भी दिखाई दे सकती है। ये तमाम कॉजेज़ हैं, ये तमाम वजूहात हैं, ये तमाम इश्यूज़ हैं जो इस बीमारी की वजह से लाहक हो सकते हैं। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी करें, तमाम दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें जिन्होंने EMT की पोस्ट पे अप्लाई किया है या फ्यूचर में करना चाहते हैं, ताकि वो आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दें। मज़ीद आपके इस पेपर में, इस वीडियो में कितने नंबर आए हैं, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हैं, ये कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इस तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें तो हमारा टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करें तमाम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सके। इसके साथ साथ नोट कर लें, टेस्ट एकेडमी ने रेस्क्यू 1122 के हवाले से EMT की जो गाइड है हमारी, उसको मज़ीद अप टू डेट कर दिया है। इस वक्त जो हमारे पास लेटेस्ट गाइड है EMT की, वो 6th एडिशन है। इससे पहले जिन लोगों ने मंगवाए थे नोट्स हमसे, गाइड्स मंगवाई थी, वो 5th एडिशन था। इस वक्त हम लेटेस्ट 6th एडिशन गाइड तैयार कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में तैयार हो जाएगी। अगर आप बाय पोस्ट मंगवाना चाहते हैं तो टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये गाइड, ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। EMT की तैयारी के लिए हम आपको 2 तरह की गाइड्स भेजेंगे। एक में मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और दूसरे में साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। आप जानते हैं साइकोमेट्रिक पोर्शन जो है वो रेस्क्यू 1122 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स फेल होते हैं उनमें ज़्यादा रेशो उन कैंडिडेट्स की होती है जो साइकोमेट्रिक टेस्ट में फेल होते हैं। इसलिए जब भी आपने नोट्स मंगवाने हैं रेस्क्यू 1122 से रिलेटेड तो आपने साइकोमेट्रिक के नोट्स टेस्ट एकेडमी से लाजमी मंगवाने हैं। और व्हाट्सएप पर या PDF में डाटा हम बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करते। आपने नोट्स मंगवाने हैं तो टाइमली नोट्स मंगवाएं, तैयारी शुरू करें ताकि आने वाले पेपर्स को आप पास कर सकें। क्वेश्चन नंबर 26, What does a pulse oximeter measure? ऑक्सीमीटर मैयर जो है इसके बारे में आपने बताना है। साबका पार्ट नंबर 1 में भी आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन इसका दिया था। साबका पार्ट में हमने इसको शॉर्ट डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पर ये मेन क्वेश्चन में आ गया है। ऑक्सीमीटर जो है ये ऑक्सीजन सैचुरेशन इन ब्लड के लिए इस्तेमाल होता है। व्यूअर्स, ये जो ऑक्सीमीटर होता है ये आपने अक्सर देखा होगा हॉस्पिटल्स वगैरह में, ये अटैच किया होता है, एक मशीन होती है, डिवाइस होती है, जिसे उंगली पर, फिंगर्स पर, फोरहेड पर, नोज़ पर, फुट पर, ईयर्स पर, टोज़ पर लगाया जाता है ताकि ऑक्सीजन सैचुरेशन इन ब्लड को चेक किया जा सके। व्यूअर्स, ये जो ऑक्सीमीटर है इसको 1972 में टोको ओयागी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद इसको डिफरेंट साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने इसे मज़ीद इम्प्रूव किया है, लेकिन जो इसकी ईजाद है, इसकी इंट्रोडक्शन है, वो टोक्यो ओयागी ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 27, विच डिवाइस इज यूज टू रिस्टोर आर नॉर्मल हार्ट रिदम इन कार्डियक अरेस्ट? व्यूअर्स, कार्डियक अरेस्ट जो है इसको MIB कहा जाता है। अक्सर पेपर्स में इसका अदर नेम पूछा गया है। कार्डियक अरेस्ट आप इसे कह सकते हैं, MI का है कह सकते हैं, उसके बाद या फिर इसे आप हार्ट अटैक कह सकते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर शॉर्ट डिटेल में यहाँ पर तो नहीं लिख सके, लेकिन नोट्स में ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, इसमें होता ये है कि जब दिल की धड़कन बंद हो जाती है तो फिर डिफिब्रिलेटर को यूज़ किया जाता है। डिफिब्रिलेटर, जिसको AED कहते हैं। AED ये इसकी टाइप है। डिफिब्रिलेटर की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें से AED भी एक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप यूज़ करते हैं तो दिल जो है वो नॉर्मल हार्ट बीट की तरफ आ जाता है। आम लफ्ज़ों में आप इसे यूँ कह सकते हैं कि आपने कभी देखा होगा कि झटके लगाए जाते हैं किसी पेशेंट को। ये वही कंडीशन है, वही यहाँ पर डिफिब्रिलेटर को डिस्कस किया गया है। डिफिब्रिलेटर एक डिवाइस होती है, इसके पैड्स होते हैं जो पेशेंट के सीने पर लगा दिए जाते हैं, तो फिर उसको एक मखसूस हद तक उसको जो है ना शॉक दिया जाता है, बिजली का झटका दिया जाता है। तो ये यहाँ पर वही बात डिस्कस की गई है। इसके साथ साथ आप डिफिब्रिलेटर की टाइप्स नोट कर लें। डिफिब्रिलेटर की 3 टाइप्स है, जिनमें नंबर 1 है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जो ऊपर हमने AED डिस्कस किया है। दूसरा है इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, ICD जिसे कहते हैं। और तीसरे नंबर पर है वेयरेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, जिसको WCD कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28,
व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ टॉर्निकेट। टॉर्निकेट का जो प्राइमरी जो बुनियादी मकसद है वो ब्लीडिंग को रोकना है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप टॉर्निकेट की मदद से रोक सकते हैं। वीवर्स, टॉर्निकेट जो है इसका इस्तेमाल कई जगह पर, कई प्लेटफॉर्म्स पर बैन किया गया है, लेकिन अगर ब्लीडिंग ना रुक रही हो और आपको लगे कि पेशेंट की जान जा सकती है इससे, इस ब्लीडिंग से, तो फिर आप फौरी तौर पर टॉर्निकेट का इस्तेमाल करके ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। मुख्तलिफ इंजेक्शंस लगाने के लिए टॉर्निकेट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जहन में रखें ये टॉर्निकेट का जो आपने इस्तेमाल करना है तो ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए करना है। इतना ज़्यादा टाइम के लिए आपने टॉर्निकेट का इस्तेमाल नहीं करना कि ब्लड जो है वो उस अज़ा की तरफ, जिस्म के दूसरे अज़ा की तरफ जाए ही ना, और पता चले जी आपने उसका ब्लड रोकते रोकते पेशेंट की जान ले ली है, उसका वो जो हिस्सा है वो हिस्सा आपने मफलूज कर दिया है। क्योंकि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा हैं, इनमें ब्लड की सर्कुलेशन होती रहेगी तो ये ठीक रहेंगे। अगर ब्लड की सर्कुलेशन रुक जाएगी तो अज़ा मफलूज हो सकते हैं। इसलिए टॉर्निकेट का इस्तेमाल आपने इंतहाई एहतियात से करना है। क्वेश्चन नंबर 29, डैश प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। व्यूअर्स, यहाँ पर ऑप्शन सी माइट्रल वाल्व यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कई पेपर्स में माइट्रल वाल्व के अकॉर्डिंग रिपीट हुआ है और कई पेपर्स में बाइकस्पिड वाल्व के नाम से रिपीट हुआ है। बाइकस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व, ये दोनों एक ही वाल्व के दो नाम हैं। यहाँ पर कई कैंडिडेट्स परेशान हुए हैं। ये हमने एकेडमी में जब करवाया था कैंडिडेट्स को तो हमने बाइकस्पिड वाल्व जो है इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करवाया था, लेकिन पेपर में माइट्रल वाल्व आ गया। कैंडिडेट्स परेशान हो गए जी ये क्या चीज़ है, ये एक ही वाल्व के दो नाम है। वीवर्स, ये जो माइट्रल वाल्व है या बाइकस्पिड वाल्व है, इसमें ये होता है कि इसका काम ये है कि ब्लड की जो डायरेक्शन है वो सही होनी चाहिए, ब्लड सही डायरेक्शन में सर्कुलेट होना चाहिए, यही इसका मेन काम है। क्वेश्चन नंबर 30, गैप जंक्शंस इन द intercalated disc of cardiac muscle cells allow the rapid passage of calcium। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। व्यूवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, अगर आप टाइम की कमी की वजह से ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स नहीं मंगवा सके तो आप हमारी etest.com.p के वेबसाइट से बिल्कुल फ्री तैयारी कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करके वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड किया करें तो इसे 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दिया करें। ये बिल्कुल फ्री है, आप लोगों के लिए फ्री है। आपकी तरफ से सिर्फ हमें फीडबैक यही चाहिए होता है कि आप इसको 5 स्टार रेटिंग दें और कमेंट्स में हमें बताएं आपको हमारी ये ऐप कैसी लगी। इसके साथ साथ आप ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाजमी लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि डेली बेस पर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द रूट ऑफ सर्कुलेशन फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लिवर इज कॉल्ड डैश सर्कुलेशन। व्यूवर्स, यहाँ पर ऑप्शन सी हेपेटिक पोर्टल यहाँ पर सही जवाब है। व्यूवर्स, ये जो हेपेटिक पोर्टल है इसको पोर्टल सर्कुलेशन भी कहते हैं, इसको पोर्टल वेनस सिस्टम भी कहते हैं। इस पोर्टल का जो मेन मकसद है वो ये है कि ये लीवर को इनेबल करता है, इस काबिल करता है कि जो हार्मफुल, जो नुकसानदेह सब्सटेंसेस हैं उनको वो अलग कर दे। क्वेश्चन नंबर 32, पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इज टू अवॉइड रीअकरेंस। जो भी एक्सीडेंट होता है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उस इन्वेस्टिगेशन का मेन मकसद यही होता है कि ये हादसा, ये एक्सीडेंट दोबारा नहीं होना चाहिए। वो जो फाइंडिंग्स होती हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन की, उन फाइंडिंग्स पर ही न्यू रूल्स SOPs बनाए जाते हैं ताकि एक्सीडेंट जो है वो रीअकरेंस ना हो। क्वेश्चन नंबर 33, इफ़ यू गेट अ मसल क्रैम्प वाइल एक्सरसाइजिंग यू शुड। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्जिश करते हैं आप, तो वर्जिश करते हुए आपको मसल क्रैम्प पड़ जाता है तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पर आप एक्सरसाइज को रोक दें, स्टॉप एक्सरसाइज। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। आपने क्या करना है, आपने एक तो एक्सरसाइज को रोक देना है और फौरी तौर पर आपको चाहिए कि आप स्ट्रेच करें। जहाँ पर आपका मसल जो है पुल हुआ है, जहाँ पर क्रैम्प पड़ा है, उस जगह को आप स्ट्रेच करें ताकि आपका इशू जो है रिजॉल्व हो जाए। और इसको आप कोशिश करें कि आप इसको हीट या कोल्ड थेरेपी भी दें, मसाज इसका करें, हीट या कोल्ड, बर्फ़ से करें या फिर इसकी
जो है गर्म टकोर करें, ये ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी ये मसला आपका हल नहीं होता तो फौरी तौर पर आप डॉक्टर से या फिजियोथेरापिस्ट से रब्ता करें। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, tertiary prevention is needed in which stage of the natural history of disease pre-pathogenesis? ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, ये जो मेडिकल के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको मेडिकल टर्म्स का पता हो तब ही आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है टर्टरी प्रिवेंशन, ये देखें, ये वाली, ये मेन है इस क्वेश्चन में, यही मेन चीज़ है। अगर आप इसको, आपको इसका पता होगा कि टर्टरी प्रिवेंशन होता क्या है तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चंस में भी इसी तरह से मुख्तलिफ टर्म्स हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगी, इन टर्म्स को आपने जानना है। व्यूअर्स, ये जो टर्टरी प्रिवेंशन है, इसमें ये होता है कि अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री लेने के दौरान आपको पता चलता है कि इसको ऑलरेडी कोई बीमारी है, ऑलरेडी इसको कोई मसला है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। फिर उसकी हिस्ट्री में है जिसको फलां बीमारी थी, अब ये उसको रिकवर कर रहा है, तो आप उसके रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएंगे। इस तरह से डिफरेंट स्टेप्स हैं जो लिए जाएंगे। ये मेडिकल टर्म्स हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं लेकिन बड़ी मज़े की होती हैं। अगर इस तरह की टर्म्स आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर दें, 2-3 टर्म्स इस तरह की बोल दें इंटरव्यू के दौरान, तो आप 100% सिलेक्ट हैं, क्योंकि इससे आपका प्रोफेशनलिज्म, आपका प्रैक्टिकल जो है वो शो होगा और ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। क्वेश्चन नंबर 35, अ चेन कंट्रोल टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन्स इज नोन एज। वीवर्स, जब आप किसी वैक्सीन को ठंडा रखने के लिए कोई प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, वैक्सीन को ठंडे रखने का जो अमल है, इसको आप चेन कोल्ड कह सकते हैं, कोल्ड चेन कह सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। कई पेपर्स में इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू पूछी गई है कि अगर आपने किसी वैक्सीन को स्टोर करना है तो उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अगर आपने किसी वैक्सीन को स्टोर करना है तो आपका जो वो स्टोरेज एरिया है वहाँ पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए। कुछ वैक्सीनेशन ऐसी भी हैं जिन्हें लंबे अरसे तक स्टोर करना ज़रूरी होता है, तो वैक्सीनेशन का जो हमारा पोर्शन है, जो हमने वैक्सीनेशन की सीरीज़ अपलोड की है, उसमें ये तमाम इन्फॉर्मेशन डीपली डिस्कस की गई है। कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जिन्हें लंबे अरसे तक स्टोर करना होता है, तो उन्हें फिर माइनस टेम्परेचर में रखा जाता है। तो फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन करेंगे, बड़ी मज़े की वो वीडियोज़ हैं। अगर आप देखना चाहें तो वैक्सीनेशन की वीडियोज़, वैक्सीनेटर की वीडियोज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 36, डिजीज सिम्टम्स आर आ रेस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी टू इन्फेक्टिव एजेंट्स। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, यहाँ पर इन्फेक्टिव एजेंट्स आपको पता हो ये क्या है। इन्फेक्टिव एजेंट्स पहले आप नोट कर लें। इन्फेक्टिव एजेंट्स जो हैं, इनमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट्स वगैरह शामिल है। जब भी आपकी बॉडी पे कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक करेगा तो डिजीज़ सिम्टम्स जो हैं वो जाहिर होंगे। इनमें मैक्सिमम जो है, मोस्टली बल्कि 99.9% जो है वो इन्फेक्टिव एजेंट्स ही होते हैं। इन्फेक्टिव एजेंट्स भी नोट कर लें, क्योंकि कई पेपर्स में इन्फेक्टिव एजेंट्स के नाम जो है वो रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कंटेमिनेशन इज नोन एज। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स अदर देन रिस्पेक्टिव पैथोजन। वीवर्स, कंटेमिनेशन जो है, कंटेमिनेशन को आपको पता हो, कंटेमिनेशन का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड और हार्मफुल जर्म्स। ऐसे जर्म्स जो अनवांटेड हैं, जो हार्मफुल है, नुकसानदेह हैं, ये ऐसे जगह पर पाए जाएं जहां पर इनको नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके खाने पीने के बर्तन हैं, वहाँ पर जर्म्स को नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जर्म्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कंटेमिनेशन है। इन शॉर्ट आप इसे यूं कह सकते हैं कि जर्म्स का ऐसी जगह पर मौजूद होना जहाँ पर उन्हें मौजूद नहीं होना चाहिए, इसे ही कंटेमिनेशन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 38, अ पेशेंट presents with sudden severe tearing, back pain and unequal blood pressure in both arms. What is the most likely diagnosis? एक पेशेंट आपके पास आया है और उसे बहुत ज़्यादा बैक पेन है और उसका आपने बीपी चेक किया है, दोनों बाजुओं में उसका बीपी जो है वो डिफरेंट है, तो आप इसे आयोटिक डिसेक्शन कहेंगे। यहाँ पर आयोटिक डिसेक्शन जो है, इस पर आप टिक करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि आयोटिक डिसेक्शन होता क्या है। वीवर्स, ये इंतहाई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। सबसे पहले तो आयोटा का आपको पता हो, आयोटा का उम्मीद है आपको पता होगा, हमारे नोट्स में आयोटा से मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वहाँ से देख लीजिएगा।
आयोटा जो है ये लार्जेस्ट ब्लड वेसल है जो दिल से बाहर आती है, जो दिल की तरफ से ब्लड लाती है, आगे लेके जाती है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि इसमें आयोटिक डिसेक्शन में कि जो आयोटा की जो दीवारें हैं वो फट जाती हैं और ब्लड जो है उनमें बहना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को ऊपर डिस्कस किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफ्लेक्सिस। वीवर्स एनाफ्लेक्सिस जो है इसके लिए एपिनेफ्रिन हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट्स कंफ्यूज हुए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये एक पेपर में एंड्रीनालीन के नाम से ये रिपीट हुआ है। ऑप्शंस में एंड्रीनालीन लिखा गया था लेकिन यहाँ पर एपिनेफ्रिन लिखा हुआ है। एपिनेफ्रिन और एंड्रीनालीन जो है ये एक ही चीज़ है। आप इसमें चाहे एपिनेफ्रिन पे टिक कर दें चाहे एंड्रीनालीन पे टिक कर दें, आपका आंसर ठीक होगा। यही चीज़ें हैं जो आपको पेपर्स में बताई जाती हैं। करेक्ट आंसर देखें, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो शॉर्ट डिटेल है, इस शॉर्ट डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से नहीं मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपको ई टेस्ट यूट्यूब, ई टेस्ट अकेडमी के प्लेटफॉर्म्स पे से मिलेगी। क्वेश्चन को सॉल्व करना मैटर नहीं होता, क्वेश्चन को समझना। क्यों इसका आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी क्यों नहीं है, ऑप्शन डी क्यों नहीं है, ये तमाम चीज़ें जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको ई टेस्ट अकेडमी ही डिटेल प्रोवाइड करती है। वीवर्स एनाफ्लेक्सिस जो है ये एक सवियर किस्म का एलर्जिक रिएक्शन होता है। इसमें होता ये है कि आपने कोई चीज़ खा ली है, कोई सब्जी खाई है आपने या कोई मेडिसिन ली है, तो वो चीज़ें आपके लिए हार्मफुल नहीं थी, कोई मसला था, कोई बीमारी थी, उसकी रोकथाम के लिए मेडिसिन डॉक्टर ने तजवीज़ की और उसने सीवियर किस्म का जो है ना रिएक्ट कर दिया, तो इसको हम एनाफ्लेक्सिस जो है कहेंगे। इसमें ये होता है कि इसमें आपका सांस लेने का अमल डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी स्किन का इशू बन सकता है, हार्ट या ब्लड प्रेशर के इश्यूज बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 26 ओल्ड फीमेल विद 6 months of pregnancy met an accident one day back, now developed SOB. What is the cause? वीवर्स यहाँ पर ऑप्शन बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म को हम टिक करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। सबसे पहले तो आपको पता हो जी SOB क्या है। SOB स्टैंड्स फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। वीवर्स ये तब अक्कर होती है, तब ये किसी मरीज में मसला आता है जब उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो और उसके यूरिन में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है। ये यहाँ पर ये कंडीशन है, इसको हमने काफ़ी सर्च किया। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो सिनेरियो टाइप होते हैं। सिनेरियो टाइप क्वेश्चन जो है वो आप जानते हैं प्रैक्टिकल की बेस पर ही सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर आपका प्रैक्टिकल होगा तब भी आप इस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, इसलिए प्रैक्टिस करते रहें, एक्सपीरियंस गेन करते रहें। वीवर्स इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में EMT पेपर पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।